वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये जो है पार्ट 2 जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट, और ये टेस्ट नंबर 5 था। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 को। आपको पता होगा कि हमने पहले वीडियो में 75 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, और इस वीडियो में जो है हम लोग आगे का कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 है नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड। इसमें पूछा जा रहा है कि नेशनल, और करेक्ट पूछा जा रहा है, नेशनल इमरजेंसी स्टेट लेजिस्लेचर ईदर सस्पेंड और डिज़ोल्व। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट लेजिस्लेचर ईदर सस्पेंड होगी या डिज़ोल्व होगी। सस्पेंड तो हो जाती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर जो है डिज़ोल्व नहीं होती है, ये ऑपरेशनल रहती है। दूसरा है प्रेसिडेंट रूल, इट कैन रिवोक प्रेसिडेंट, इट कैन बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट जो है सही है कि प्रेसिडेंट रूल जो है ये जो है रिवोक किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के नाम पे लगाया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाता है। तो ये हो गया इसका सही आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। इसमें पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 358 जो है सस्पेंड करता है राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 19, जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच या असेंबली वाला जो राइट है उसको ये सस्पेंड करता है। तो बिल्कुल सही बात है कि आर्टिकल 358 का ही यूज़ करके जो है आर्टिकल 19 में जो भी राइट हम लोगों के पास मौजूद होता है उसको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। और दूसरा बोल रहा है कि आर्टिकल 359 को इस्तेमाल करके जो है प्रेसिडेंट सस्पेंड करते हैं जो भी हम लोग का फंडामेंटल राइट है उस सब को एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। तो जितना भी फंडामेंटल राइट है सारा सस्पेंड हो जाएगा, बट जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है ये किसी भी सिचुएशन में जो है सस्पेंड नहीं होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है अपने आप में सही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। इसमें पूछा जा रहा है टर्म ऑफ ऑफिस प्रेसिडेंट का ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। तो जो टर्म ऑफ ऑफिस है प्रेसिडेंट का ये आर्टिकल 56 में इसमें बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है ये 5 साल का होगा और वो री एलिजिबल है इलेक्शन का। ये दोनों बात जो है आर्टिकल 56 57 में बोला गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इसमें पूछा गया है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव के बारे में जो है पार्ट 5 में बात किया गया है, क्योंकि हम लोग देखे थे पार्ट 1 क्या चीज़ से था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। 2 क्या चीज़ से था, सिटीजनशिप से रिलेटेड। 3 क्या चीज़ से था, फंडामेंटल राइट से। 4 क्या चीज़ से था, डीपीएसपी से। तो 5वां क्या होगा, तो 5वां जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। इसमें पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से रिलेटेड क्या गलत है। तो हम लोग नीचे से शुरू करते हैं कि जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, दिल्ली और पांडिचेरी के जो है इसमें वोट करते हैं। क्या ये सही है, तो हाँ सही है, दिल्ली और पांडिचेरी के जो मेंबर है ये वोट करते हैं। दूसरा है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यही तो गलत स्टेटमेंट है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा के मेंबर होंगे, राज्यसभा के मेंबर होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होंगे, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं होते हैं। और राज्यसभा से कौन मेंबर नहीं होंगे, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर है ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं, तो ये भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बाकी जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं ये तीनों असेंबली के, वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रेसिडेंट जो है हिस्टोरिकली नोटेड फॉर साइनिंग द इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 352 ऑन 25 जून 1975। तो कौन से प्रेसिडेंट थे जो कि आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करके 25 जून 1975 को जो है प्रेसिडेंट जो है साइन किए थे इमरजेंसी के लिए। तो ये थे अपने फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब, जो कि 1975 में इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट थे। अब अगला सवाल है कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछा जा रहा है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर वेयर नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा और व्हेन प्रेसिडेंट डाइज सडनली आफ्टर नो ऑब्वियस सक्सेसर। तो बिल्कुल सही बात है कि जब कोई भी पार्टी जो है क्लियर मेजोरिटी नहीं ला पाती है लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट का काम होता है उस समय किसी एक इंसान को जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर चुनना।
और बाद में जो है उसको फिर मेजोरिटी साबित करना पड़ता है विद इन 6 मंथ। तो सही बात है। दूसरा है डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट्स कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा। तो ये भी कहीं ना कहीं सही है कि डिसमिस कर देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जब वो अपना कॉन्फिडेंस मोशन प्रूव नहीं कर पाते हैं लोकसभा में। तो बिल्कुल सही है। डिसॉल्व करेंगे लोकसभा को जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है मेजोरिटी को लॉस्ट कर देता है। तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या अपने डिस्क्रिशन के बेसिस पे वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये स्टेटमेंट जो है अपने आप में गलत है। बाकी 3 स्टेटमेंट सही है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। इसमें बोला जा रहा है कि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर, हाँ, कब जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था 2022 में, उसमें बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट का वैल्यू कितना था। ये बहुत ही वेग क्वेश्चन है, बट एक बार अगर आप जान लीजिएगा तो जान लीजिएगा कि बिहार के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का वोट होता है वो 173 होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी एक बार ऐसा सवाल पूछ चुका है, तो इसलिए वो बस आपको सेफर साइड के लिए ऐसा सवाल दिए थे टेस्ट में। अगला सवाल है कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे जो अपने ऑफिस में मर गए थे। तो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जो अपने ऑफिस में मर गए। वाइस प्रेसिडेंट पूछा है, आई एम सॉरी, जो प्रेसिडेंट थे वो थे अपने जाकिर हुसैन साहब। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कौन थे पहले जो अपने ऑफिस में मर गए थे? तो ये थे अपने कृष्णकांत जी, जो कि 27 जुलाई 2002 को जो है अपने ऑफिस में इनका देहांत हो गया था। और ये 10वें प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 35 ईयर ऑफ एज, कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम 35 साल का उम्र चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट जो है चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने रिसेंट कंट्रोवर्सी भी देखा है। वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं क्या? ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू। तो ये स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं अपने आप में गलत है। ठीक है, बाकी वो अपने देश के नागरिक होने चाहिए, 35 साल का उम्र होना चाहिए, और वो जो है राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। जगदीप धनखड़ साहब जो है कितने नंबर के अपने वाइस प्रेसिडेंट थे? तो वो 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे, और 13 नंबर के जो थे उनसे पहले वेंकैया नायडू साहब थे। अगला सवाल है प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है, इसमें पूछा जा रहा है कौन कौन सा सही है प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग। सबसे पहला स्टेटमेंट है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। तो बिल्कुल सही बात है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। रियल हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। बिल्कुल सही बात है। नॉमिनल हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट, लेकिन रियल हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। एंड ही मे नॉट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा भी था कि वो जो हैं प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बट 6 महीने के भीतर जो है उनको मेजोरिटी अपना प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ मैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा बनने के योग्य हूँ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 88। प्राइम मिनिस्टर इज़ द कैप्टन ऑफ शिप ऑफ स्टेट। ये कौन बोला था कि प्राइम मिनिस्टर जो है कैप्टन होते हैं शिप के? तो ये स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं मुनरो साहब के द्वारा दिया गया था, जो कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 89। इसमें पूछा जा रहा है आर्टिकल 78 के बारे में। नॉट करेक्ट, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है ये आर्टिकल, हम लोगों को पता है। पहला ऑप्शन है टू कम्युनिकेट ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ यूनियन मिनिस्टर। तो ये कम्युनिकेट करते हैं जितना भी डिसीजन होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर, वो प्रेसिडेंट से बात करके जो है उस पर साइन करते हैं या उस पर सलाह लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अपने बिहार हालांकि लिया नहीं जाता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन है। दूसरा है कम्युनिकेट ऑल डिसीजन ऑफ कोalition फॉर्मेशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट टू प्रेसिडेंट। ऐसा बिल्कुल बात नहीं है कि वो कम्युनिकेट करेंगे जितना भी डिसीजन हुआ है कोalition फॉर्मेशन का आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा। अब मोदी जी को अगर पिछले साल अपना एक एनडीए गवर्नमेंट बनाना था, उनका 240 वोट था, तो एनडीए बनाना था, तो क्या इसके लिए वो प्रेसिडेंट साहिबा से बात किए थे? बिल्कुल भी नहीं।
तो ये स्टेटमेंट जो है अपने आप में गलत हो जाता है। बाकी सारा स्टेटमेंट जो है सही है कि प्रेसिडेंट को अगर इफ़ प्रेसिडेंट रिक्वायर तो सबमिट करेंगे कंसिडरेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। इसके अलावा जो भी फॉरेन प्रपोज़ल है, जो भी फॉरेन मिनिस्ट्री में बात होता है तो वो प्रेसिडेंट के नाम पर उसका साइनिंग होता है। और जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स यूनियन का, वो भी जो है प्रेसिडेंट उसमें कॉल ले सकते हैं। तो ये सारा सही है, लेकिन जब सरकार बनाना होगा तब उस पार्टी को प्रेसिडेंट से सलाह लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय लोकसभा पार्लियामेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट और अपॉइंटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या सही होगा? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। आपको लगा होगा क्या ये इलेक्ट किए जाते हैं? नहीं, एक एमपी को इलेक्ट किया जाता है, बट प्राइम मिनिस्टर को जो है अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट, और वो अकाउंटेबल होता है जो भी लोकसभा के प्रोसीडिंग है बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भंग हुई, प्राइम मिनिस्टर भी भंग हो गया। चीफ मिनिस्टर हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर, कौन से चीफ मिनिस्टर से जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, पहला चरण सिंह, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा वीपी सिंह, चौथा नरसिम्हा राव, पांचवा नरेंद्र मोदी। अब ई तो पक्का होगा कि नरेंद्र मोदी गुजरात के पहले सीएम थे, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने। नरसिम्हा राव भी कहीं ना कहीं जो है पहले वो सीएम साहब थे और बाद में जाके जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है। जो चौधरी चरण सिंह थे वो भी यूपी के कहीं ना कहीं सीएम थे, बाद में जाके जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, क्या आपको लगता है कि पहले सीएम थे बाद में वो पीएम बनते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। बाकी सारे जो है, वीपी सिंह भी जो है थे वो यूपी के सीएम थे, बाकी सब सीएम बने हैं सिवाय अटल बिहारी वाजपेयी के। तो बी को एलिमिनेट करके बाकी सारा सही है, सी डी ई। अगला सवाल है 92 क्वेश्चन नंबर में पूछा जा रहा है कि जो 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सीट होगा, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बोला गया था कि 15% ही जो है लोकसभा के मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकते हैं, या जो मेंबर बन सकते हैं कैबिनेट के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो ये जो था आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। अगला सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट्स अबाउट वेरियस काइंड ऑफ मिनिस्टर एक्सरसाइजिंग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो करेक्ट क्या है कि कौन सा जो मिनिस्टर है वो एक्सरसाइज करते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को? तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो बस एक्सरसाइज करेंगे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को अंडर आर्टिकल 74A। ठीक है। अब अगला सवाल है, कैबिनेट इज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के थ्रू जो है कैबिनेट वर्ड मेंशन किया गया है? आपको पता होगा कि जो जब पहली बार संविधान बना था तो उसमें कैबिनेट वर्ड का मेंशन नहीं था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है कैबिनेट वर्ड को इस्तेमाल किया गया है राइटिंग्स में अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ये यूज़ किया था आर्टिकल 352 के तहत। अब अगला सवाल है कि प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट एंड अलोकेशन अमंग द मिनिस्टर सेट बिजनेस। तो ये कौन से आर्टिकल में ये लाइन लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अलोकेशन अमंग द मिनिस्टर सेट बिजनेस? तो ये आर्टिकल आपका 77(3) के तहत कहा गया है कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट जो है रूल बनाएंगे कन्वीनियंट तरीके से ताकि गवर्नमेंट का बिजनेस को सही से चलाया जा सके। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। इसमें पूछा जा रहा है अथॉरिटी इन करेक्ट ऑर्डर में पूछा जा रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहला ऑर्डर किसका है। सबसे ऊपर होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बाद जो होता है वाइस प्रेसिडेंट, ये तो हम लोग को पता ही है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये टॉप 3 हो गए। इसके बाद जो भी गवर्नर होते हैं स्टेट के, जो भी गवर्नर हैं ये आएंगे। इसके बाद जो भी फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ये आएंगे। इसके बाद जो भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे ये आएंगे। तो ये कार्यक्रम चलता है। इसके बाद जो भी डिप्टी चीफ जस्टिस होते हैं, जज होते हैं वो आएंगे। इसके बाद जो
डिप्टी स्पीकर होते हैं, या स्पीकर ऑफ लोकसभा कह ले, स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गए, यहाँ पे उनका नंबर बनता है। तो 7वें नंबर पे जो है आपका स्पीकर आते हैं, और लास्ट में जो है जो भी कैबिनेट मिनिस्टर सब होते हैं वो आएंगे। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, जो भी फॉर्मर प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, स्पीकर हैं, और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। तो ये कार्यक्रम चलता है। तो इसके हिसाब से हम लोग अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर से शुरू करना होगा, फिर जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट होंगे, तो बी ए से कौन शुरू हो रहा है, बी ए से 2 शुरू हो रहा है। उसके बाद कौन आ जाएगा, जो भी चीफ जस्टिस है, और लास्ट में जो है कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएंगे। तो ये हमारा सही क्रोनोलॉजी हो गया। अब अगला सवाल है कि मोस्ट पावरफुल कैबिनेट कमेटी कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कमेटी कौन सा होगा, ये जो भी कैबिनेट कमेटी होती है पार्लियामेंट्री अफेयर्स पे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब सबसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब अगला सवाल है 98 क्वेश्चन नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, सही स्टेटमेंट बताना है। पहला ऑप्शन है कैबिनेट कमेटी के बारे में, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं ये। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सही है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है। दे आर सेटअप बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये ज़रूरी नहीं है, ये जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सेटअप किए जाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत हो गया। तीसरा है मेंबर कैन इंक्लूड कैबिनेट एंड नॉन कैबिनेट मिनिस्टर, तो सही बात है। एंड दे आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इनको सेटअप कर रहे हैं, तो हेडेड भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही होंगे। तो 3 स्टेटमेंट जो है इसमें सही हो गया, दूसरा स्टेटमेंट गलत था। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा जा रहा है कि हमारे पास कितने कैबिनेट कमेटी हैं प्रेजेंट टाइम पे। तो हमारे पास प्रेजेंट टाइम में 8 कैबिनेट कमेटी है। कौन कौन सी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, और आखिरी कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये हमारे पास 8 कैबिनेट कमेटी है प्रेजेंट टाइम पे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 100। इसमें पूछा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर अमंग नॉट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, कौन सा कैबिनेट कमेटी है जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेडेड नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन है आपके पास कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, तो यही आपका कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहीं ना कहीं हेड की जाती है। दूसरा है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, तो ये सही है। पार्लियामेंट्री जो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर है ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट नहीं की जाती है। तो ये किसके द्वारा की जाती है, ये जो है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जो है जो भी हमारे होम मिनिस्टर होंगे उनके द्वारा चेयर किया जाएगा, ना कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो बाकी सारा कमेटी जो है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट पे हो, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ पे हो, सिक्योरिटी पे हो, ये सारा हेडेड होगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। लेकिन जो कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर है ये होम मिनिस्टर के द्वारा होगा। इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली 1937 में जो इलेक्शन हुए थे, तो कितने सीट रिजर्व रखे गए थे फॉर स्पेसिफिक सेक्टर। तो 13 जो सीट्स था वो रिज़र्व रखा गया था। ठीक है, ये आपको बस पता होना चाहिए कि बिहार से संबंधित है, और 101 के बाद जो है बिहार से संबंधित सवाल रहते हैं। आपको बोला जा रहा है अगला सवाल, करेक्ट स्टेटमेंट रेफरेंस टू बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 1952 में इलेक्शन के बाद पहली बार हुआ था, तो उसमें सही बात क्या है। सबसे पहला है कि इलेक्शन जो था 330 सीट पे हुआ था, और एक मेंबर जो थे नॉमिनेटेड थे, बिल्कुल सही बात है। पहले चीफ मिनिस्टर बिहार के सब जानते हैं कृष्ण सिंह थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बिहार का लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट था 325 हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये जो है 1977 में हुआ था,
1977 में जाके जो है 325 हुआ था, लेकिन बाद में जब झारखंड बिहार से अलग हो गया तो फिर वापस से ये सीट जो है 343 हो चुका है अभी प्रेजेंट टाइम पे। लेकिन जब झारखंड इंक्लूडेड था तब 325 था, लेकिन वो 1977 में हुआ था। अब अगला सवाल पूछा जा रहा है, बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? तो बिहार के पहले गवर्नर जो थे वो जेम्स सिफ्टन थे। अब अगला सवाल 104 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि कितने गवर्नर बिहार से जो थे वो बाद में जाके प्रेसिडेंट बन गए हैं? तो 2 गवर्नर थे, आपको पता होगा, पहले जाकिर हुसैन और दूसरे रामनाथ कोविंद साहब, जो पहले बिहार के गवर्नर थे, बाद में जाके वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं इंडिया के। कौन सा आर्टिकल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात करता है कि 1/3 मेंबर जो होंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होंगे वो 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, इसके एक्सीड नहीं कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 171 बोलता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी राज्य में है, क्योंकि आपको पता होगा कि सिर्फ 6 ही राज्य है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? पहला ऑप्शन, पहला मीटिंग जो था बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो 20 जनवरी 1913 को हुआ था पटना के ऑडिटोरियम में। क्या ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो था लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो 75 है, अभी भी 75 ही है, मैक्सिमम 81 हो सकता है, और 75 प्रेजेंट टाइम में है। तीसरा, जो टेन्योर होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो 4 साल का होता है। बिल्कुल भी नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे सेंटर में राज्यसभा होता है उसी तरह राज्य में होता है, जो कि परमानेंट हाउस होता है, तो ये 4 साल का इसका टेन्योर नहीं होता है। इसलिए पहला और दूसरा सही है, बाकी गलत है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, इसमें पूछा जा रहा है प्रेसिडेंट रूल जो है पहली बार बिहार में कब इम्पोज हुआ था? तो पहली बार बिहार में प्रेसिडेंट रूल जो है जून 1968 में हुआ था। जून 1968 में पहली बार जो है बिहार में प्रेसिडेंट रूल लगा था। और बिहार में टोटल कितने बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है? तो बिहार में जो है 8 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है। आखिरी बार कब लगा था? तो 2005 में जो है आखिरी बार प्रेसिडेंट रूल बिहार में लगा था। ये सारा जानकारी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली जो है डिस्क्राइब करता है आर्टिकल 170 में। बिल्कुल सही बात है, 170 जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का बात करता है, और अभी हमने देखा 171 जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात करता है। मैक्सिमम जो होता है किसी राज्य में 500 लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो होगा 60 होगा। बिल्कुल सही बात है, इसी वजह से हम लोग देखते हैं यूपी में जो है 400 प्लस है, लेकिन जब उत्तराखंड साथ में था तो वहाँ पे 500 के आसपास सीट था। और तीसरा स्टेटमेंट है कि पहला मीटिंग जो था बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का वो 7 फरवरी 1921 में होता है। बिल्कुल सही बात है, तीनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। अब अगला सवाल है कि कितने सीट जो है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में वो रिजर्व रखे गए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए? तो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो है 2 सीट रिजर्व रखा गया है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में अंडर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो भी एंग्लो इंडियन के लिए सीट रखा गया था उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन बिहार में जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सीट है वो 2 है रिजर्व। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 110, पूछा जा रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे बिहार के? तो पहला चीफ मिनिस्टर जो थे बिहार के जब ब्रिटिश रूल था तो वो मोहम्मद यूनिस थे। बिल्कुल सही बात है। पहले जो हरिजन चीफ मिनिस्टर थे बिहार के वो भोला पासवान शास्त्री थे। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है। पहले मुस्लिम चीफ मिनिस्टर जो थे बिहार के वो आपका अब्दुल गफ्फार थे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन पहले सीएम जो थे बिहार के वो बीपी मंडल थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के। बिल्कुल भी नहीं, अभी हमने देखा कि कृष्ण सिंह जो थे वो पहले सीएम थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 111, इसमें पूछा जा रहा है एजर्शन और रीज़न। सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड डिजिटल एक्सेस एज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक डिजिटल एक्सेस का बात किया है जो कि इंटीग्रल पार्ट होगा राइट टू लाइफ का। ऐसा कुछ है क्या? चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं। लेकिन दूसरा, डिजिटल एक्सेस इज़ अ कॉमर्शियल सर्विस ऑफ सिटीजन, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि डिजिटल सर्विस एक्सेस जो है ये कॉमर्शियल सर्विस में होगा ओनली। डिजिटल सर्विस जो है हर जगह पे बात किया गया है, और ये कहीं ना कहीं इंटीग्रल पार्ट है राइट टू लाइफ का अंडर आर्टिकल 21। ठीक है। अब अगला सवाल है
तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 112। इसमें पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च इंडियाज फर्स्ट जीनोम एडिटिंग राइस वैरायटी जो है आर डैश एंड डैश। तो ये जो है क्या होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा DRR राइस, जिसका कि नाम है कमला। साइंटिफिक नेम है DRR राइस 100 और इसका हिंदी नाम है कमला, जो कि पूसा CRISRP राइस है। तो ये दोनों का जीनोम एडिटिंग से ये बना है, जो हम लोग गोल्डन राइस देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि नीरज चोपड़ा जो है अचीव किए हैं सेकेंड प्लेस थ्रोइंग जेवलिन थ्रो, हाउ मच डिस्टेंस इन डायमंड लीग। तो डायमंड लीग में उनको सेकेंड प्राइज़ प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो अपना बेस्ट थ्रो मारे थे। तो कितना था उनका बेस्ट थ्रो, 90.25 मीटर का। कहाँ पे मारे थे, डायमंड लीग में, और वहाँ पे उनको सेकेंड प्राइज़ प्राप्त हुआ था। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि विच कंट्री कौन सा कंट्री जो है होस्ट करेगा फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 को। तो ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। अगला सवाल है कि विच सेक्टर हैज़ गिवन स्पेशल फोकस इन MSME कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट रिलीज बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा जो MSME कॉम्पिटिटिवनेस का रिपोर्ट निकाला गया है, उसमें जो है जो टेक्सटाइल हो गया या ऑटो केमिकल सेक्टर है, इस पे फोकस किया गया है। तीन चीज़ें, टेक्सटाइल, ऑटो एंड केमिकल्स, ऑटोमोबाइल वाला सेक्टर। अगला है जो कलेश वर्मन लिफ्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है, वो कौन से रिवर पे सिचुएटेड है। तो ये आपकी गोदावरी रिवर पे सिचुएटेड है, कलेश वर्मन लिफ्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। अगला सवाल है कि कौन सा स्टेट जो है डिक्लेयर किया गया है पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास स्कीम। तो उल्लास के तहत जो है डिजिटली लिटरेट स्टेट या फुल्ली लिटरेट स्टेट जो है, फुल्ली लिटरेट स्टेट, ये आपका मिज़ोरम को कहा गया है। तो पहला मिज़ोरम बना है, दूसरा आपका गोवा बना है, और तीसरा जो है आपका त्रिपुरा बना है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो लद्दाख बना है। अगला सवाल, विच कंट्री हैज़ पास द टेक इट डाउन एक्ट। कौन सा कंट्री पास किया है टेक इट डाउन एक्ट। तो ये जो है आपका अमेरिका के द्वारा पास किया गया है। इसके तहत क्या होगा, वो जो है रिमूव कर रहा है जो भी इलीगल, ऑफेंसिव या नॉन कंसेंशुअल जो भी कंटेंट होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म में, उसके लिए करा जा रहा है कि उस सब चीज़ को जो है टेक डाउन कर दिया जाएगा। अगला है वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो है कहीं ना कहीं जीनोम एनालिसिस के लिए ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जो है वो किया जाएगा पर डे। तो इसके लिए किया गया है, ऑब्जेक्टिव इसका यही है। ऑब्जेक्टिव क्या था वन डे वन जीनोम का, कि जीनोम एनालिसिस किया जाएगा ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवल पर डे पे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 120। इसमें पूछा जा रहा है कि MSME कॉम्पिटिटिवनेस स्ट्रेटजी जो है नीति आयोग का, उसके बारे में सही स्टेटमेंट क्या है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि कंट्रीब्यूट करता है MSME GDP में, जो कि 30% से ज़्यादा है, सही है। रिपोर्ट जो है रिकमेंड करता है क्लस्टर बेस्ड अप्रोच एंड प्रमोशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सही बात है। लेकिन 90% ऑफ फंडिंग जो है उसको इंडिया फुलफ़िल करता है MSME से, नहीं, ये कहीं ना कहीं 80 से 85% के पास है कि वो जो है MSME से जो है फंडिंग मिल जाता है। सॉरी, जो 80 से 85% जो रिक्वायरमेंट है MSME का, वो अभी भी अनमीट है। इसमें लिखा है बीइंग मीट, 90% मीट हो जाता है। ये तो कहीं ना कहीं अभी यूटोपिया दिखा रहा है, ऐसा फुलफ़िल करना इंडिया का टारगेट है, ऐसा हुआ नहीं है। गोल्डन डोम कौन बना रहा है, रिसेंटली हम लोग देखे हैं कि USA जो है गोल्डन डोम बना रहा है आयरन डोम के तर्ज पे, इसराइल से इंस्पायर होकर वहाँ से हेल्प ले करके। अगला स्टेटमेंट पूछा जा रहा है सही क्या है। तो नाउ कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो डिजिटल फॉर्म में डन किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है कि ये सेंसस जो है डिजिटल फॉर्म में किया जाएगा। दूसरा है डिसीजन
वॉज टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहाँ से यहाँ पे काम आ गया? ये तो बहुत दिन से पेंडिंग था। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं होने वाला है। तीसरा स्टेटमेंट जो है सही है कि लास्ट जो कंप्लीट कास्ट सेंसस था ये 1931 में किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये डिजिटल फॉर्म में इस बार का सेंसस होने वाला है। लास्ट टाइम जो कास्ट बेस्ड सेंसस था वो 1931 में हुआ था। तो ये दोनों अचीवमेंट होगा इस बार, कास्ट बेस्ड सेंसस भी होगा और डिजिटल भी होगा। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है सही स्टेटमेंट क्या है? वेब समिट के बारे में। वेब समिट जो था ये क्रिएटिव इकोनॉमी दिखाएगा इंडिया का, कि इंडिया का रोल क्रिएटिव इकोनॉमी में। बिल्कुल सही बात है। ऑरेंज इकोनॉमी का बात किया जाएगा कि हम लोग कैसे डिजिटल फॉर्म से जो है क्रिएटिव तरीके से जो है इकोनॉमी जनरेट करें। इसलिए इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी खोला जा रहा है। ये तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन दिल्ली में इसका हुआ था जो भी सबमिट था? नहीं, ये जो है मुंबई में हुआ था। हमने देखा भी था, अगर आप लोग सोशल मीडिया में देखते होंगे तो। अगला सवाल है, इसलिए 2 स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल ट्रू स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। इंडिया इज अमंग द टॉप 6 कंट्री फिलिंग 6G पेटेंट सो फार। ठीक है कि इंडिया जो है टॉप 6 कंट्री में आ जाता है जो फिल करता है 6G पेटेंट को अभी तक। अगला है कि 6G सर्विस जो है 2026 में ऑपरेशनल हो जाएगा। नहीं, जो 6G सर्विस है ये कहीं ना कहीं 2030 तक जो है हम लोग इसको ऑपरेशनल करने का टारगेट रखे हैं। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि इंडिया जो है ब्रॉडबैंड एक्सेस जो है रिमोट एरिया में पहुंचाएगा, कि ब्रॉडबैंड का जो एक्सेस है वो रिमोट एरिया में भी पहुंचे ताकि वहाँ पे नेटवर्क और कनेक्टिविटी अच्छा हो सके और डिजिटली इंक्लूड कर सके जो भी एक्सक्लूडेड एरिया है, जो भी रूरल एरिया है, रिमोट एरिया है। अगला है AI बेस्ड ATM के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है मशीन सेल गोल्ड यूज़ होगा। सही बात है कि दिस इज़ अ मशीन सेल गोल्ड, और ये ऑपरेट करेगा पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेसिस पे। और बिल्कुल सही बात है ये भी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेसिस पे जो है वर्क करेगा। लेकिन डेवलप किया जा रहा है RBI के द्वारा। नहीं नहीं नहीं, ये जो डेवलप किया जा रहा है ये एक स्टार्टअप फर्म है गोल्ड सिका, इसके द्वारा जो है ये डेवलप किया जा रहा है, ना कि RBI के द्वारा। तो पहला सही है कि मशीन सेल्ड गोल्ड होगा, ऑपरेट करेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, लेकिन डेवलप किया जाएगा गोल्ड सिक्का के द्वारा। अगला सवाल है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के बेसिस पे। तो पहला है कि इंडिया डिज़ाइन किया है क्रायोस्टेट एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ITER के बारे में पूछा जा रहा है। ITER का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है। तो ये डिज़ाइन किया जा रहा है जो क्रायोसेट कंट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट है उसके द्वारा, उसी के तहत पे। तो बिल्कुल सही बात है कि इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोजेक्ट है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि एनर्जी प्रोडक्शन हो, जो हम लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर फ्यूज़न का इस्तेमाल करके करते हैं, ताकि जो है हम लोग विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी के बाद न्यूक्लियर एनर्जी पे भी फोकस कर सके। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है स्टोर करेगा सोलर एनर्जी को। सोलर एनर्जी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट बस सही है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न के तहत जो है हम लोग को एनर्जी डेवलप करना है। अब अगला पूछा जा रहा है AI4 नेचर प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? तो AI4 जो प्रोग्राम है ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO से रिलेटेड है, जिसका प्लान है कि हम लोग 2025 से 2028 तक जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग और प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम को सही कर सके यूजिंग AI टेक्नोलॉजी। इसलिए इसका नाम है AI4 नेचर प्रोग्राम। 4 चीज़ में क्या चीज़ आ जाएगा? 4 में एक आएगा आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। तो ये सब चीज़ पे फोकस किया जा रहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 128। इसमें पूछा जा रहा है IPSO इंटरनेशनल इम्प्लीमेंटेड बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो IPSO है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये अपने आप में एक सवाल है, ठीक है, ये FPO हो गया। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट सेल मशीन पे बेस करेगा, यूज़ करेगा इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन, और ये सिस्टम जो है इनेबल करता है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है अपने आप में सही है कि जो FPOS है
ये एफपीआई के द्वारा तो किया जा रहा है इम्प्लीमेंट, और इसका काम क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट को यूज़ करके जो है सेल करेगा मशीन का, और साथ ही साथ इनेबल करेगा जो भी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है बेनिफिशरीज़ का। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही बन जाता है। अगला सवाल 129 क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो हेड क्वार्टर होगा इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, उसका लोकेशन कहाँ है, हेड क्वार्टर इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, तो इसका हेड क्वार्टर जो है आपका हैदराबाद में होने वाला है। ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1972 में, जो इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर 1972 में ये फॉर्म हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। अगला सवाल है, फॉर द पर्पस ऑफ टेक फॉर इक्वलिटी इंडेक्स वॉज लॉन्च इन इंडिया, किस पर्पस के लिए जो है टेक फॉर इक्वलिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया था इंडिया में, तो ये डिजिटल इंक्लूजन के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन हॉक 2025 किस से रिलेटेड है, तो ये जो है आपका चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। ऑपरेशन हॉक 2025 में जो है ये लॉन्च किया गया था, ताकि जो है सीबीआई के द्वारा जो है जो भी बच्चे हैं उनका ट्रैफिकिंग हो रहा है उसको जो है बचाया जा सके एआई बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 133, इसमें बोला जा रहा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है ये साइन की है एक एग्रीमेंट किसके साथ, तो ये जो है आपकी उससे पहले एक सवाल था, गोल्डन ड्रैगन 2025 जॉइंट एक्सरसाइज है, ये किसके किसके बीच में होता है, गोल्डन ड्रैगन, तो गोल्डन ड्रैगन जो है ये चाइना और वियतनाम के बीच में होता है, इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। गोल्डन ड्रैगन चाइना और वियतनाम के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है साइन की एग्रीमेंट वुमेन सेफ्टी के लिए किसके साथ मिलके, इसका मतलब किया गया है फ्यूचर शिफ्ट लैब के द्वारा मिलके जो है ये एग्रीमेंट साइन की है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ मिलके काम कर रही है। क्यों काम कर रही है, ताकि एआई बेस्ड वुमेन सेफ्टी सॉल्यूशन को जो है इंश्योर किया जा सके कि वुमेन सेफ्टी को करना है विथ एआई टेक्नोलॉजी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 134, इसमें पूछा जा रहा है जो एटलस ऑफ वाटर बॉडीज़ ऑफ बिहार, ये कंट्री का पहला एटलस फॉर वाटर बॉडी है, तो ये किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, कंट्री का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडी ऑफ बिहार। जो हम लोग एटलस देखते हैं बर्ड के लिए, बर्ड का एटलस हो गया, उसी तरह से एटलस फॉर वाटर बॉडीज़ हो रहा है, बिहार में किया जा रहा है कंट्री का पहला। तो ये किसके पार्टनरशिप से किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइंस एंड एनवायरनमेंट के पार्टनरशिप से। ठीक है, इसका ये बिहार पहला स्टेट बनने वाला है कंट्री में जो ये काम करने जा रहा है। अगला सवाल है, जो ऑब्जेक्टिव था जन मन योजना का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको शुरू किया गया था जन मन योजना। अपने आप में एक सवाल है कि पीएम के द्वारा शुरू किया गया है जन मन योजना बिहार में, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड किया जा सके हाउसिंग टू ट्राइबल पीपल, तो जो भी ट्राइबल पीपल है उनको जो है घर देना, ये इसका मेन मकसद है। रूरल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया था। ये वाला सही आंसर हो गया। अब अगला सवाल है, बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल जो है कहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है, तो गति शक्ति ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के तहत जो है बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल जो है ये शुरू किया जा रहा है। क्यों शुरू किया जा रहा है, ताकि बिहार में भी जो अब कॉम्प्लेक्स जो हार्डिंग पार्क जैसा हो गया सिस्टम, वो लॉन्ग ट्रेन जो है बिहार में बन सके, प्लेटफॉर्म अच्छा हो सके, तो गति शक्ति के तहत बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल जो है ये हार्डिंग पार्क के तहत बनने जा रहा है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 137, डॉल्फिन सेंसस 2025 से संबंधित है। पूछा जा रहा है पहला कि बिहार में जो है 35% डॉल्फिन है इंडिया का, तो बिल्कुल सही बात है। लगभग 6327 डॉल्फिन बिहार में है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 15 रिवर जो है कंट्री का वो इस रिपोर्ट में पार्टिसिपेट की है, नहीं 15 नहीं 28 रिवर जो है इसमें पार्टिसिपेट की है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। तीसरा, उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है फॉलोड बाय बिहार, तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है, इसलिए पहला और तीसरा जो है सही हो जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 138, शुगर बोर्ड से रिलेटेड है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है।
तो पहला स्टेटमेंट है कि बोर्ड जो है फॉर्म होगा ओनली इन प्राइवेट स्कूल, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है सीबीएसई के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में सिर्फ होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो है अवेयरनेस लाएगा बच्चों में, ताकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है या जो भी ओबेसिटी मोटापा से रिलेटेड जानकारी है बच्चों में, ये दिया जा सके कि शुगर कंजम्पशन जो है कम रखना है, ताकि जो डायबिटीज हो गया या मोटापा हो रहा है उस सब का अवेयरनेस स्प्रेड होगा बच्चों में। बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 139। इसमें पूछा जा रहा है कि रिजर्वेशन 4% रिजर्वेशन पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है बिहार में। तो 4% रिजर्वेशन आपको पता होगा कि जो भी विजुअली ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए किया जाता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओनली फॉर विजुअली इम्पायर्ड पर्सन, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ जो विजुअली इम्पायर्ड पर्सन है उनके लिए नहीं होगा। इसमें जो है और भी लोग को इसमें ऐड किया जा रहा है। जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आते हैं उसमें सारे कैटेगरी के चीज़ आएंगे, सिर्फ जो ब्लाइंड लोग होंगे उन्हीं को सिर्फ कंसीडर नहीं किया जाएगा। पॉलिसी जो है 4 कैटेगरी पे फोकस करेगा। जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी के जितने भी 4 कैटेगरी के लोग आते हैं उन सबको जो है इसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है। और तीसरा है बेनिफिट जो है दिया जाएगा स्टेट और सेंट्रल ऑफिसेज में, तो ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा जो है सही स्टेटमेंट हो जा रहा है। और ये कब किया गया था? जो पटना हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट जो है, ये सब जो है इस स्टेटमेंट का जिक्र पहले भी अपने जजमेंट में कर चुकी है। आखिरी सवाल है, एज फॉर द परसेंटेज बिहार इज़ व्हाट पोजीशन इन द हेल्थ कार्ड। जो हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, मेकिंग हेल्थ कार्ड चाइल्ड हेल्थ कार्ड की स्कीम के तहत, तो बिहार का इसमें क्या पायदान है? तो बिहार जो है सेकंड पायदान पे है चाइल्ड हेल्थ कार्ड स्कीम बनाने के तहत में। ठीक है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे जो है महाराष्ट्र है। वहाँ के आंगनवाड़ी केंद्र में जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ कार्ड बनाया जाता है। बट बिहार में कितना परसेंट बनाया गया है? 30.63%। ठीक है। तो इसी के साथ जो है ये वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद जो है हम लोग जो भी ज्योग्राफी का बचा हुआ सेक्शनल टेस्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, और फिर जो फुल लेंथ टेस्ट आने वाला है उसका भी डिस्कशन इसी पेज पे, इसी चैनल पे करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।